नमस्कार बच्चों, अगर आपका भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 100 ऐसा ऑब्जेक्टिव लाए हैं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसी 100 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चों आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि रवादार ठोस कौन सा है। रवादार मतलब क्रिस्टल होता है और हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांच आए, रबर आए, प्लास्टिक आए, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालक पूछे तो 3 होती है, और अगर सिर्फ ब्रेबेस जालक पूछे बच्चों, यानी कि क्रिस्टल जालक पूछे, तो आप लोग 14 बता के चलोगे। ओके जी, जितना मैं अलग से बताऊं उसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि मैंने बता के चला कि इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जितना मैं अलग से बताऊं उसे भी अच्छे से सुनते चलिएगा। देखिए, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? यहां पे बच्चों बॉडी सेंटर्ड में पूछा गया, जो कि 32% होता है, और भरा हुआ जो होता है वो 68% होता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में बच्चों परमाणु 6 होते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे ना इसमें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। आइए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं। अगर एससी में परमाणु बच्चों सिंपल क्यूबिक में पूछे तो परमाणु 1 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। बीसीसी में अगर परमाणु पूछे तो 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 होते हैं। और अगर बच्चों एफसीसी में परमाणु संख्या पूछे तो 4 होते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 होते हैं। और एचसीपी का तो मैंने बता के चला कि एचसीपी में परमाणु 6 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। तो एक बार इसे पढ़ के जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन जाते हैं। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बेरवादार मतलब बच्चों एमरफस सॉलिड पूछा गया है, जो कि रबर हो जाएगा। हीरा आए, ग्रेफाइट आए, नमक आए, ये सभी के सभी बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? ये सभी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए प्रश्न है बच्चों। अगर आप इस प्रश्न को याद नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर सकते हो। देखो, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कांच हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? बता के चलो ना बच्चा पार्टी। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? तो ये सह संयोजक रवा है बच्चों। रवा मतलब क्या? क्रिस्टल। और देखो, सह संयोजक क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये याद रखना, इसे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित से नहीं समझे क्या बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि बीसीसी में पूछा गया है। भैया ने तो ऊपर ही बताया, अगर परमाणु पूछे बीसीसी में तो 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो यहाँ पे परमाणु पूछा है तो हम लोग 2 लगा देंगे। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। जरूर याद रखिएगा ये सभी प्रश्नों को। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के? तो आपने पढ़ा होगा भैया, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सह संयोजक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। यहाँ पे 7 नहीं लगाना, क्योंकि मूल क्रिस्टल तंत्र आपसे नहीं पूछा है। ओके, चलो यहाँ पे 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बच्चों घट जाता है। राइट आंसर
आपका बी हो जाएगा। और फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। देखो यहां पे बताओ निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि बच्चा पार्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखो हमने बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। 4 एग्जाम्पल होते हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बच्चों ये वाष्प दाब सिर्फ है, ये गलत हो जाएगा, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं हो सकता है। 11 का ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऊपर मैंने 4 एग्जाम्पल बताया, उसे याद रखिएगा। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, 3 दे देगा इनमें से सभी, तो आप लोग इनमें से सभी लगाओगे। ये बात इसीलिए तो मैं समझा के चल रहा हूं ना मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असामान्य होता है, यहां पे साधारण लवण सभी साथी लगा के चलिएगा। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। टिंडल प्रभाव मेरे भाई किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सॉल में पाया जाता है। 13 का आपका सी हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। यहां पे प्रश्न है कि अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु निकल जाते हैं। क्या बच्चों विलायक के कण निकल पाते हैं? 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ओके चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है बच्चों? आदर्श विलयन का गुण बता के चलो तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। बच्चा पार्टी न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपने ठान लिया है कि अब की बार यहाँ पे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो बच्चा पार्टी कुछ दिन और झोंक दो खुद को। ऐसा मत सोचो दिन है रात है, कुछ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपके माता पिता वहां पे सोचे बैठे हैं कि मेरा बेटा अब की बार अच्छा नंबर लेके आएगा, तो फिर उसके सपने और साथ में अपने सपने को भी साकार करो और अच्छा नंबर लाके दिखा दो। देखो यहाँ पे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है बच्चों। 16 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 7 होता है। अच्छा बच्चों मानव रक्त का कितना होता है? जल्दी से लिख दो, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछता हुआ चलूंगा। देखो समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है बच्चों? ये 30 एटीएम होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे बताओ तो समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से करते हैं? ये बताओ आप लोग बच्चों, यहाँ पे ये कमेंट में जल्दी से बताओ। समुद्री जल को क्या करना है भैया? यहाँ पे लवणहीन करना है। तो ये कौन सा विधि को हम लोग अपनाते हैं, इस विधि का नाम आप लोग कमेंट करके बता दोगे। यहाँ पे देख लेंगे कि कितने साथी को यहाँ पे याद था। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ये बड़ा आसान सा सवाल है मेरे भाई। परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपने क्या पढ़ा है? तो ए बराबर भैया जेड प्लस में क्या होता है? एन होता है। जेड क्या है? परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को हम प्रोटॉन का संख्या भी कहते हैं। और यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो आप यहां पे याद रख लो ना मेरे भाई, यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या के योग के, तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है बच्चों? यहां पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? बच्चों मोलालिटी, मोललता, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। एम बराबर मोल पर केजी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई चलो अगला बताओ। 21 नंबर सवाल है। विद्युत अपघटन में बच्चों ऑक्सीकरण कहां पे होता है? तो एनोड पर होता है। जबकि बच्चों अवकरण कहां पर होता है? अवकरण कहां पर होता है? तो कैथोड पर होता है। याद रखेंगे सभी साथी। अगला बताओ 22 नंबर सवाल है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। और आर्हेनियस का समीकरण क्या है? के बराबर ए माइनस का बच्चों ई ए बट्टा में आरटी। ये बात आपको याद रखना। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये वाला आपको याद होना चाहिए और देखते ही आप लोग लगा के चले आओगे। देखो निम्नलिखित में कौन है जो विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य होते हैं। 30 यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलो 24 नंबर सवाल आपके सामने है। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है मेरे भाई?
यहाँ पे 0 बता के चलते हो। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, गैल्वेनिक सेल में बच्चों एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में बच्चा पार्टी एनोड जो होगा ना वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी यहां नहीं रुकना है, यहां पे अपना एनर्जी खत्म नहीं करना है, क्योंकि 100 तक आंसर लगाते हुए चलना है। अगर भैया ने बता दिया इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बच्चा पार्टी देख के जाना। आज देखते हैं कितने साथी हमारे बात को मानते हैं। देखो यहां पे क्या है, प्रश्न है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। 26 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम बच्चों विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल आपके सामने और पूछा क्या जा रहा है, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करती है? तो 31.75 ग्राम यहाँ पे कॉपर मुक्त करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कई बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? विद्युत अपघटन के नियम मेरे भाई यहाँ पे फैराडे साहब ने दिया था। अच्छा कब दिया था? 1833 ईस्वी में दिया था। कब दिया था बच्चों? 1833 ईस्वी में दिया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मेरे भाई मात्रक बता के चलो तो ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक फैराडे बराबर क्या हो जाता है? एक फैराडे बराबर मेरे भाई 96,500 कूलम होता है। ये लगभग में होता है। और इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात एग्जाम में आया हुआ है। इसके बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 96,500 कूलम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? बताओ जल्दी से, फटाफट से एक बार लगा दो। बहुत अच्छे, विलयन की चालकता किसके बच्चों? आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। 32 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है आपके सामने, बताना है निम्न में कौन अच्छा विद्युत का सुचालक है? तो आप लगाओगे भैया वो ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट का बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? बताओ बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ये द्वितीयक से ईंधन सेल है, क्योंकि द्वितीयक सेल बच्चों लेड स्टोरेज यहाँ पे सेल हो जाएगा। प्राथमिक सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल जो होता है यहाँ पे लेकलांचे सेल होता है। ये बात आपको ध्यान रखने हैं। चलो 35 नंबर सवाल है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होती है। बच्चा पार्टी आंसर तो लगा रहे हो ना? एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, तो बच्चा पार्टी ये हमारा एनर्जी जो है ना वो डबल हो जाता है। तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो हमारे साथ और हमसे तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है। देखो किसी भी अभिक्रिया में बच्चों उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना घटाना, क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। और बच्चों उत्प्रेरक का खोज करने वाले कौन थे? वो थे वर्जिलियस। बच्चों कौन थे? यहां पे याद रख लो, ये वर्जिलियस साहब ने उत्प्रेरक को खोजा था। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। अच्छा वेग स्थिरांक बच्चों यहाँ पे सेकंड इनवर्स होता है, जो कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, वो होता है 0.693 बटा में के। ये बात आपको याद रखने हैं मेरे भाई। ओके चलो
यहाँ पे 38 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में से किस समीकरण द्वारा यहाँ पे त्वरित वेग को बताया जाता है। माइनस का डीसी अपॉन डीटी होता है, इसी समीकरण के द्वारा त्वरित वेग को बताया जाता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में कौन बच्चों यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड गम बच्चों, जिसे आप द्रव से नहीं कोलाइड कहते हो। गम मतलब क्या, गोंद होता है, वो जिंदगी वाला गम नहीं है मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 40 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल डिसॉर्प्शन बच्चों पूछा गया है। रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण बच्चों यहाँ पे बहुआण्विक स्तर को बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखते हुए चलना है। रासायनिक अधिशोषण बच्चों ये कैसी अभिक्रिया है, ये यहाँ पे अनुत्क्रमणीय होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है बच्चों, ये अनुत्क्रमणीय होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें मुक्त ऊष्मा जो होता है ना, वो कितना होता है, वो 40 से लेके 400 किलो जूल बट्टा में मोल होता है। यह भी बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो 41 नंबर सवाल है कि दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो ये पायस, इंग्लिश में इसे इमल्सन कहते हैं। 41 का डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा। एंजाइम का मुख्य अवयव जो है ना, वो प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम का मुख्य अवयव कौन है बच्चों, प्रोटीन हो जाएगा। आपका सही जवाब ए करेक्ट है। चलो यहां पे 43 नंबर सवाल है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कौन से ताप पर, तो बच्चों यहां पे रूम टेम्परेचर यानी कि कक्ष ताप पर होता है। 43 का ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। पहले आपको यह पता है कि पायरोलुसाइट का सूत्र क्या होता है, MnO2 होता है। और अगर Mn को हमने देखा तो भैया हमारे दिमाग में मैग्नीज चलने लगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। तो ये सभी बच्चों आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलो 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ, लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा। हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, सिडेराइट यानी कि बच्चों हेमेटाइट Fe2O3 हो जाएगा, मैग्नेटाइट Fe3O4 हो जाएगा, सिडेराइट जो है FeCO3 हो जाएगा। सब में Fe दिखाना, ये सभी के सभी लोहा का अयस्क है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और अगर लोहा का मुख्य अयस्क पूछे तो आप लोग हेमेटाइट बता के चलिएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। बॉक्साइट बच्चों एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू में 2H2O होता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। 48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क है बच्चों। कार्बोनेट अयस्क जो है मैलेकाइट हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, तो नाइट्रेट हो जाएगा। निम्न में से वह लवण बच्चों जो खनिजों में क्या सबसे कम पाया जाता है, भैया वो नाइट्रेट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे है और पहले तो हम पूछ लेंगे यहां पे स्कोर। देखो फेन उत्प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं 51 नंबर सवाल, क्योंकि 100 तक जाना है बच्चा पार्टी। तो अब बताओ तो 50 में आपका कितना सही हुआ था। 50 वाला स्कोर पहले कमेंट कर दो कि भैया 50 में हमारा इतना सही हुआ। तब तक हम प्रश्न यहां पे दिखा देते हैं कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक मेरे भाई ग्रेफाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर। चलो अगला बता के चलो, यहां पे है निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत बच्चों अधिकतम किस में होता है, ग्रेफाइट में होता है। यहां पे 52 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। हीरे में बच्चों कार्बन का संकरण sp3 होता है, जबकि अमोनिया में अगर पूछे बच्चों तो क्या लगाओगे, अमोनिया में N का अगर संकरण पूछे तो ये भी sp3 होता है। CH4 में पूछे तो वो भी हमारा कार्बन का यहाँ पे sp3 हो जाता है। बताओ कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन से तत्व का उपस्थित होना चाहिए, कार्बन का। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन का होना अति आवश्यक है। देखो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, तो गलनांक हो जाता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण मेरे भाई गलनांक हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, एल्कील हैलाइड
हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किनके द्वारा? एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में मेरे भाई किनके द्वारा बदला जाता है? 56 नंबर सवाल का जवाब एक बार जल्दी से बताओ। तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा बदला जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? मेथेन प्राप्त होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो प्रश्न क्या है? एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्केन के, एल्कीन के, अल्कोहल के, इन सभी के निर्माण में बच्चों यहां पे एल्कील हैलाइड का उपयोग होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को आपने लाइक कर दिया है क्या? बताना जरा सा। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई, और नए जुड़े हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास यहाँ पे इस चैनल पे होता है आपके तैयारी के लिए। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। सामान्य सूत्र CnH2n+2 है भैया, तो ये एल्केन हो जाएगा। और अगर एल्कीन आ जाए तो CnH2n हो जाता है, एल्काइन आ जाए तो CnH2n-2 हो जाता है। तो ये सभी तो सभी साथियों को पता होने चाहिए ना मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? इथेन में कार्बन का संकरण जो होगा वो sp3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या यहां पे 2 हो जाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बता के चलो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता बच्चों यहां पे 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो ये बताओ यहां पे एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? योगात्मक अभिक्रिया बच्चों, एडिशन रिएक्शन देती है। याद रखिएगा एल्कीन कैसी अभिक्रिया देती है? योगात्मक अभिक्रिया देती है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई देखो यहां पे अगर कार्बन और कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई पूछे 1.54 एंगस्ट्रम होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई पूछे 1.34 एंगस्ट्रम होता है। कार्बन कार्बन यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई पूछे 1.20 एंगस्ट्रम होता है। अब लगा दो ना, सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बॉन्ड देख के आंसर लगाइएगा। यहां पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड लिखा गया मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है वुर्ज रिएक्शन बच्चों। क्या कहलाती है? वुर्ज रिएक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? ये होता है संक्रमण अवस्था का। SN2 क्रियाविधि में बच्चों किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का होता है। ये बताओ अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? OH अल्कोहल का होता है। ये बच्चा पार्टी एल्डिहाइड का होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये कीटोन का होता है। तो आपको सभी को अच्छे से याद रखना है। ये बताओ इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका मेरे भाई? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। 68 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल बच्चा पार्टी बताएंगे। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CH2OH होता है, फिर CHOH होता है, फिर CH2OH होता है। तो यही तो होता है ग्लिसरॉल। और इसमें OH समूह 3 है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है कि प्राथमिक अल्कोहल में यहाँ पे कौन सा समूह उपस्थित रहता है? तो CH2OH होगा। ये बच्चों यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल है और ये तृतीयक यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है। ये सब बात आपको याद रखने हैं। अगला बता के चलो यहाँ पे 71 नंबर सवाल है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? मैंने बता के चला ये अल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, ये और कार्बोक्सिलिक एसिड का है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। CH3COOH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? CH3COOH का IUPAC नाम मेरे भाई एथेनोइक एसिड हो जाएगा। 72 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है? और नहीं होने वाला बात अगर आ जाए बच्चा पार्टी तो क्या बता के चलोगे? वो हो जाएगा सर कैनिजारो रिएक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न आया है
निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है बच्चों? यहाँ पे मोनोसेकेराइड पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? मोनोसेकेराइड भैया, यहाँ पे फ्रक्टोज हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल का बताओ, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण बच्चों यहाँ पे HCHO को बनाता है, जिसे आप क्या कहते हो, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो। लगा दिए बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं, H लगा है तो वो आप लोग कमेंट कर दो ना जी। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? और नहीं देने वाले का सिंपल सा नाम मेथनॉल होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे एस्टर का क्रियाशील मूलक है? सभी फंक्शनल ग्रुप से बनने वाला प्रश्न तो इसी में मिल जाएगा जी, एकदम अच्छे से पढ़ते चलो, लगाते चलो सभी प्रश्नों के आंसर। और यहाँ पे बताया भैया, ये यहाँ पे बॉन्ड COOR जो है ना, यही एस्टर का क्रियाशील मूलक हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? कार्बोनिल ग्रुप में पूछा गया बच्चों, sp2 का संकरण इस पर होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर बच्चों यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। चलो अगला बताओ, 80 नंबर सवाल है, पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चों यहाँ पे एसिटिक अम्ल कितना होता है? तो ये 10% एसिटिक एसिड होता है। आप हमें बता के चलो बच्चा पार्टी, विनेगार में जो होता है ना, उसमें कितना एसिटिक एसिड होता है? तो वो 6 से लेके 10% एसिटिक एसिड होता है। क्या बच्चों ये याद रखिएगा, इसमें 6 से लेके 10% एसिटिक एसिड होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब की बार ही एग्जाम में आया था कि सिरका में बच्चों कितना एसिटिक अम्ल पाया जाता है? 6 से 10% होता है। चलो अगला बताओ, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? वही ना सर, घर वाला के साथ ऐसे घर बना देते हैं और इसके साथ हम OH लगाएंगे तो फिनोल बन जाएगा, लेकिन हमें तो बेंजीन चाहिए, तो ये बेंजीन हो गया मेरे भाई। C6H6 जो कि बेंजीन प्रति चुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? ये प्रति चुंबकीय होता है, ये बात आपके ध्यान से नहीं निकलना चाहिए। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि C2H5NH2 का बच्चों यहाँ पे IUPAC नाम क्या हो जाएगा? C2H5NH2 का IUPAC नाम बताओ, जल्दी से आप लोग बता दो, जल्दी से मेरे भाई। तो आपने बताया क्या हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा एथाइल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, NH3 में N का संकरण क्या हो जाएगा? ये बता के चलो जल्दी से। ओके मेरे भाई बताओ, NH3 में N का संकरण मैंने ऊपर ही तो बताया था कि sp3 का हो जाता है। जैसे हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है, ये सब तो मैंने बता रखा है ना बच्चों। देखो एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो एडिपिक एसिड होता है। कौन सा एसिड है? एडिपिक एसिड है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे तापदृढ़ प्लास्टिक है? तापदृढ़ प्लास्टिक बच्चों यहाँ पे बेकेलाइट हो जाएगा। क्या? बिल्कुल भैया, बेकेलाइट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे संघनक बहुलक नहीं है? संघनक बहुलक बच्चा पार्टी नहीं है पूछा गया है। क्या आप लगा रहे हो भैया जी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये PTFE हमारा नहीं है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या हो जाएगा? ब्यूना N और ब्यूना S जो है बच्चों ये संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर है मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला, और प्राकृतिक रबर वाला जैसे कौन सा आ जाता है? प्रोटीन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, ये सब आपको याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन ईथीन का बहुलक है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन से बच्चों ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। अगला बता के चलो, और बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, आइसोप्रीन का बच्चों। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ये बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? जस्ट तो मैंने बताया, प्रोटीन आए, सेलुलोज आए, रबर आए, यही सब तो होता है। 9 का हमारा यहाँ पे 91 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा। चलो 92 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वो विटामिन K होता है। क्या बच्चों? विटामिन K हमारा करेक्ट हो जाता है। बहुत अच्छे मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सेल्यूलोज हमारा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताओ बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 94 का जवाब बताएंगे। बुझा हुआ चूना कौन सा है बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चलो अगला नंबर सवाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी, यहाँ पे केमिकल नाम बच्चों क्या होता है? रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी के कारण ही तो रतौंधी रोग होता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भी एक क्या है, होमवर्क यहाँ पे हम देंगे, क्योंकि आपको बताना है, क्या बताना है भैया? यहाँ पे विटामिन सी का केमिकल नाम बताना है। क्या बच्चा पार्टी को बताना है? विटामिन सी का क्या बताना है? केमिकल नाम बता के चलना है, जो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भैया हाँ विटामिन सी का केमिकल नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है मेरे भाई। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विटामिन सी क्या है? अब बता के चलो आप लोग, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। कहां पर है बताओ जल्दी से? एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यही तो इसका केमिकल नाम है। मैंने HW आपसे पूछा था ना, तो वही तो हो जाएगा। 97 का ए लगा दो आप लोग। इसी की कमी से रोग बता दो आप लोग, रोग बताओ। यहाँ पे तो वो बता दिया ना मैंने, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी की कमी के कारण रोग भी बताओ आप लोग कमेंट करके। देखो अमोनिया जो है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? नीले रंग में बदल देता है। 98 का ए हो जाएगा। यहाँ पे 99 का जवाब बताओ। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो शरीर के ताप को भैया जी कम कर देता है वो ज्वरनाशी कहलाता है। ताप को कम कर रहा है, एंटीपायरेटिक हो जाएगा। और अगर पीराहारी की बात करें, एनाल्जेसिक की बात करें, तो बच्चों ये दर्द का निवारण करता है। और अगर प्रतिजैविक की बात करें मेरे भाई, तो ये बैक्टीरिया का संक्रमण करता है, बैक्टीरिया का संक्रमण करता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बताओ जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? बच्चों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है हमारा जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बच्चों विटामिन क्या होता है? बी होता है, और बी जितना होता है B1 B2 ऐसे करके, और सी हो जाता है। ये दो जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील ADE बच्चों ये याद रखिएगा। ये विटामिन जो है ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिसके कारण बच्चों यहाँ पे जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं में आवश्यक ये विटामिन ही होता है। ओके बच्चों, जल में घुलनशील बी और सी होता है, तो ये लगा दो। जल में घुलनशील पूछा है, बी और सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अब आप लोग यहाँ पे अपना स्कोर बता दो कि 100 में आपका सही कितना हुआ, ये कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा, कैसा लगा ये तो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया क्लास ऐसा लगा, और आगे जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बच्चा पार्टी मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। बच्चा पार्टी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।